नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। और सीधा एक बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष। सबसे पहली, ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है और उनके इंकार करते ही हंगामा मचना तय था, क्योंकि ममता बनर्जी अभी जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया आती है वो मुख्यमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर हो जाते हैं और हमेशा जब हार होती है तो हारते ही मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे देते हैं और नए मुख्यमंत्री के निर्वाचन की व्यवस्था तय हो जाती है। मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि मैं हारी नहीं हूं, हराई गई हूं, तो हराया हुआ मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देगा। और इस खबर के बाद हड़कंप मचना तय था सियासत में, क्योंकि आज उन्होंने राहुल गांधी के कसीदे गढ़े हैं, आज उन्होंने केजरीवाल के कसीदे गढ़े हैं। ये वीडियो भी आपके समक्ष में दिखाऊंगा। लेकिन क्या अब इंडिया गठबंधन फिर पूरी ताकत से मैदान में आएगा? वो कह रही हैं अब मेरे पास चिंता नहीं है कि मैं बंगाल की मुख्यमंत्री हूं तो मैं इंडिया गठबंधन को समय नहीं दे पाऊंगी। अब मैं फ्री हूं, मेरा मकसद होगा कि दिल्ली की सरकार को कैसे ध्वस्त किया जाए। बड़ी बातें आज खुल के की हैं और उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब वायरल हो रही है। सब सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों कहा ममता बनर्जी ने, ये क्या वजह है। ये सब पूरी वजह इस खबर में आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम वो आपको वीडियो सुनवा दें जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। फिर संजय सर के पास पहुंचे। तो हारी नहीं যাব, হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that ये सब चीजें आप सुनी। संजय सर इस्तीफे की मना कर रही हैं, हालांकि वो सब बातें उन्होंने बंगाली में कही हैं। क्या कहेंगे आप? बांग्ला समझता हूं मैं थोड़ा बहुत, तो ठीक है। वो यही कह रही हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे और मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। तो तकनीकी रूप से बात एक ही है, हारी है या हराए गए। लेकिन वो नहीं मान रही कि हारी है। और अगर उनको इस्तीफा देना है, माने जैसे नियम, मैं ये समझ रहा था कि कार्यकाल खत्म हो गया तो वो अब मुख्यमंत्री है ही नहीं, वो 5 साल के लिए नियुक्त हुई थी। लेकिन अगर इस्तीफा देने का प्रावधान है, मैं नहीं जानता था अभी तक, मैंने इसी से लग रहा है कि प्रावधान है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होता है। मैं ये समझता था कि उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। और जो ये था कि चुनाव निश्चित समय से पहले कराना है और एसआईआर उससे पहले हो जाना चाहिए, समय नहीं है वगैरह वगैरह, तो मैं यही समझ रहा था कि संकट ये है कि एक निश्चित समय के पहले विधानसभा बन जानी चाहिए, दूसरी विधानसभा के लिए चुनाव हो जाए। कुछ शायद तकनीकी व्यवधान आया है, लेकिन ये बात बिल्कुल जी जी लेकिन सर। इनकी बातों से लग रहा है कि इस्तीफा दिया जाता है और वो एक तकनीकी आवश्यकता है। तो जाहिर है इस्तीफा जबरन तो दिया नहीं जा सकता है, और इस्तीफा देने का प्रावधान है तो उनको इस्तीफा देना होगा। और वो नहीं दे रही हैं तो दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, या जो उसके बाद की जो व्यवस्था है वो करनी पड़ेगी। तो ठीक है, वो एक संकट है, संवैधानिक संकट हो सकता है और होगा। लेकिन उनका ये कहना, अगर उनको इस्तीफा देना है तो उनका ये कहना जायज है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं। और विधानसभा, अगर वो इस चुनाव को नहीं मानती हैं या वो ये नहीं मानती हैं कि वो सही में हार गई हैं या चुनाव सही ढंग से हुआ है, तो उनको ये हक है कि वो कहें कि नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, पहले चुनाव ढंग से हो। और चुनाव ढंग से होने का कोई लक्षण नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव ढंग से हुआ है। लक्षण तो कोई है नहीं। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था, चुनाव आयोग इनके साथ था, वगैरह वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो जो उनकी बातें हैं उसमें कोई, मैंने ऐसा नहीं है कि वो गलत है, उसमें दम है। और इस्तीफा देने का प्रावधान अगर है और वो कह रही कि नहीं देंगे, तो जाहिर है उनको दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या क्या किया जा सकता है। और जाहिर है उसका कुछ प्रावधान होगा, कुछ उपाय होगा, तो वो सब देखा जाए क्या होता है, आगे सरकार क्या करती है। लेकिन सरकार के पास ये नैतिक बल है कि वो इस्तीफा नहीं देने पर आगे की कार्रवाई करे या करवा सके? कौन करेगा? मतलब जो स्थितियां हैं उसमें राष्ट्रपति को छोड़ के बाकी सबकी तो भागीदारी थी इसमें जितवाने में, तो दिखाई दे रहा है। तो उसमें इस्तीफा इनसे कौन लेगा या उसके बाद की कार्रवाई कौन करेगा, कैसे होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और उनके विरोध का एक तरीका है तो है
वो भी देखना पड़ेगा। सर उन्होंने एक और वीडियो जारी किया है, वो भी जरा सुनवा दें आपको, फिर आगे बढ़े। I am grateful to all my India team's leaders. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance. They said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days. Akhilesh requested me to come today itself, but I said you come better tomorrow. So he's coming tomorrow, and one by one everybody will come. And then I told you that my target is very clear. I will strengthen the India team just like a small person. And now I don't have any chair, so I am a commoner. So you cannot tell me that I am using your chair. I am now freeborn. I gave full life for service to the people. Even these 15 years I have not withdrawn one paisa of pension or I have not taken one paisa of salary also. But now I am freeborn. So I have to do some work. That I will manage to do it. And our party will see. They started torturing all of our people. Even scheduled caste, scheduled tribe, they are not spared. One little girl is working with me. Scheduled caste family. Her family was ground from last night. She is having one daughter. They have their daughter-in-law, newly married. BJP said we will rape you. And her grandma is about 92 years old. She became ill, but they are not allowed to take water, even drinking water, from the outside. From Bhangor to Barasat, Barasat to Degonga, Degonga to Kolkata, Kolkata to North Bengal, North Bengal to Jungle Mahal, all area, South Bengal to North Bengal, Bardhaman to Birbhum. BJP, along with bulls, started atrocities, and they think that some people may go for their bindings, but heartily they are not. And please remember that police is totally inactive. सर आपने सुन लिया, क्या ममता बनर्जी अब पूरी तरीके से आपको फुल फॉर्म में दिख रही हैं? नहीं, ममता बनर्जी थोड़ी घबराई, थोड़ी परेशान तो दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका जो तेवर है या जो बोलने का अंदाज है, उसमें परेशानी तो है ही है, और मुझे लगता है कि थोड़ी घबराहट, चिंता भी है। माने जाहिर है उसमें वो डरने वाला भाव नहीं है, लेकिन उनका एक ये है कि मुझे कुछ करना है। और जाहिर है अगर वो पेंशन नहीं ले रही थी, अभी तक वेतन भी नहीं लेती थी, तो ये सब उन्होंने कभी बताया नहीं, और अब बताया नहीं है, मतलब जाहिर है लोगों को पता ही होगा, मुझे नहीं पता था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं और उसको कभी भुनाया नहीं, जैसा मोदी जी के मामले में होता है। तो उस हिसाब से वो बिल्कुल अलग हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। और उन्होंने जैसा कहा कि चुनाव नतीजे के बाद सब जगह हिंसा हो रही है, सब जगहों का नाम दिया, तोड़फोड़ हिंसा, और परेशान किया जा रहा है लोगों को, वो सब बता रही है। तो जाहिर है वो इससे आहत हैं, और स्वाभाविक भी है। बीजेपी की जो कार्यशैली है उसमें ये सब सामान्य है, तो किसी को परेशान करना, दबाना, दबाव डालना, ये सब सामान्य है, बीजेपी में होता है। ये उसका विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि हमने अभी तक तो कोई पैसा नहीं दिया, कोई किसी पद पर नहीं, माने मुख्यमंत्री की सैलरी नहीं लेती थी, फिर भी ये कहा जाता था कि मैं इंडिया गठबंधन के लिए काम कर रही थी तो अपनी कुर्सी पे होनी। तो अब वो कह रही है कि मैं पद पे नहीं हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हूं नहीं, कार्यकाल खत्म हो चुका है, भले वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन
अब मैं इंडिया गठबंधन के लिए काम करूंगी। तो जाहिर है कि अगर अभी तक ये लग रहा था कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ पूरी तरह से नहीं है या खुलकर साथ नहीं दे रही है, या इसको दूसरे ढंग से कहा जा सकता है कि वो बीजेपी का पूरा विरोध नहीं कर रही, जैसे मुझे हमेशा लगता है या मैं हमेशा कहता हूं कि ममता बनर्जी हैं तो असल में बीजेपी की ही, क्योंकि वो वाजपेयी मंत्रिमंडल में थी और कांग्रेस को वो छोड़ ही चुकी है। वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस बनाया और तृणमूल कांग्रेस के साथ वो बीजेपी के मंत्रिमंडल में रही है, अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में। तो वो कांग्रेसी नहीं है और कट्टर कांग्रेसी नहीं है और बीजेपी में रह चुकी हैं, इसलिए वो दोनों तरफ हैं या दोनों तरफ नहीं है, आप जैसे भी कहिए। लेकिन अब वो ये कह रही हैं, और ये दिखाई दे रहा था कि इंडिया गठबंधन के साथ वो बहुत खुलकर नहीं थी, चुनाव कांग्रेस ने उनके खिलाफ लड़ा ही, सब कुछ है। लेकिन अब इस हार के बाद अगर उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ज्यादा कर रही है, कुछ ज्यादती कर रही है और वो इंडिया गठबंधन के साथ है, तो ये भी एक खबर है, ये भी एक सूचना है और गौर करने वाली बात है कि बीजेपी ने उनको सामान्य ढंग से नहीं हराया है या सामान्य ढंग से वो नहीं आ रही है, इसीलिए वो उसका विरोध कर रही हैं। और जाहिर है चूंकि बीजेपी का विरोध जो कर रहा है उसके साथ वो जा रही है, तो ये उनकी मजबूरी हो या आप उसको जो कोई मानो, मैं उसको मजबूरी कहूंगा, लेकिन मजबूरी में भी अगर वो ऐसा कर रही है या करने को मजबूर है, दोनों स्थिति में ये बीजेपी की हालत बताता है या बीजेपी की राजनीति के बारे में बताता है। और ये भी ठीक नहीं है, जैसे मोदी जी ने कहा कि वो गंगोत्री से गंगा सागर तक चले गए, तो गंगोत्री से गंगा सागर तक अगर ऐसी पार्टी की सत्ता है या ऐसी पार्टी सरकार में है जो हारने वाले का ख्याल नहीं रखती है या गलत ढंग से हरा देती है, या जो हारता है उसको विश्वास नहीं होता है कि वो सही में हारा है, तो निश्चित रूप से ये चिंता की बात है। और जिस ढंग से बीजेपी का विस्तार हो रहा है वो अपनी जगह है। इन सब के अलावा जो कहा जाता है कि बीजेपी जबरन चुनाव जीतती है, ईवीएम की गड़बड़ी से जीतती है, उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को यही करना होता तो क्या तमिलनाडु में नहीं जीत जाती, क्या केरल में नहीं जीत जाती। अब ये बिल्कुल बचकाना बात है कि तमिलनाडु में नहीं जीत जाती, कि वो जीतेगी वही ना जहां जीतना चाहेगी या जहां जीतने की कोशिश करेगी या जहां जीतने के लिए लड़ेगी। अगर वो बंगाल में जीतना चाह रही थी तो वो दिखाई दे रहा था, बंगाल में जीतने की कोशिश कर रही थी तो दिखाई दे रहा था, और तमिलनाडु में नहीं कर रही थी, किसको नहीं पता था या किसको नहीं समझ में आया। तो जहां उसने कोशिश की वहां वो जीती, और तमिलनाडु में वो जीतने की कोशिश ही नहीं कर रही थी तो नहीं जीती। तो अब ये कहना कि चूंकि तमिलनाडु में नहीं जीती इसलिए बंगाल की जीत सामान्य है, ये तर्क दिया जा रहा है और ऐसे तर्क देते ही रहते हैं भाजपा के लोग। तो ये सब चीजें हो रही हैं तो जाहिर है उसका विरोध किया जाएगा, और विरोध कर रही है तो मुझे लगता है कि ठीक कर रही है। वो उसका क्या हो अंत वो अलग बात है, और बीजेपी का विरोध कर देना ही सामान्य नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने अपने विरोधियों का जो किया है उसमें अगर ममता बनर्जी इस उम्र में इस हालत में कह रही कि विरोध क्या है, तो वो उसकी जरूरत को समझना चाहिए कि उनको क्यों ऐसा करना पड़ रहा है या क्यों ऐसा कर रही है। संजय सर, बड़ी आपने गंभीर बात की कि आखिर ये करने की नौबत क्यों आई, आखिर ऐसी कहां गलती हो गई, और गलती हुई है तो उनका प्रायश्चित क्या होगा। आज वो कह रहे हैं राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, आज वो कह रहे हैं केजरीवाल के साथ खड़े हैं, आज वो कह रहे हैं तेजस्वी के साथ खड़े हैं, हेमंत सोरेन, सारे नाम इंडिया गठबंधन के गिना। लेकिन आप खड़े होने से बचा क्या। एक मुख्यमंत्री की हैसियत से अगर साथ खड़ी होती, और जब नीतीश कुमार के नाम पर आल सहमति बन चुकी थी और आप भी सहमति दे देती, तो आज केंद्र में जो सरकार है वो नहीं होती, और जब वो सरकार नहीं होती तो आज ये सबको झेलना नहीं पड़ता। एक एक कर सारे टूट गए, लेकिन अहंकार नहीं टूटा। तो अहंकार से निजात देनी पड़ेगी। अहंकार पद का होता है, कद का होता है, प्रतिष्ठा का होता है। अरे भैया, जब पद प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगी तो अहंकार काहे का रखोगे। अब पद चला गया, प्रतिष्ठा चली गई, वही तेजस्वी यादव में नॉर्मल हो गए, वही तेजस्वी यादव राहुल गांधी से बात करने को तैयार नहीं थे, वही तेजस्वी यादव अभी केरल में राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार करने चले गए। तो है क्या ये कौन सा गठबंधन। इंसानी स्वभाव है, इंसान तब तक नहीं मानता है जब तक वो ठोकर नहीं खाता है। तो आमतौर पे लोग ऐसे ही होते हैं, और जो ऐसा नहीं होता है वो महात्मा हो जाता है, गांधी हो जाता है, उसी को बापू कहा जाता है। तो वो ममता बनर्जी ने जो किया वो सामान्य नहीं है, वो असामान्य है। अब जो कर रही है वो असामान्य है, कि आदमी हार जाने के बाद और सबको छोड़ने के बाद, जैसा आप कह रहे हैं, अगर उसको मान लिया जाए कि वाकई उन्होंने सबको छोड़ दिया था, तो हार मान लेता है। वो नहीं मान रही है, और अगर उनको लग रहा है कि मुझे वहां जाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए,
तो वो कर रही हैं, वो इनकी महानता है या इनका बड़प्पन है। तब वो नहीं गई या तब उन्होंने साथ नहीं दिया तो उनका सामान्य व्यवहार था, और इंडिया गठबंधन के लिए भी यह सामान्य है कि वो उनको फिर से स्वीकार करे। ये कपिल मिश्रा होना नहीं है कि कपिल मिश्रा ने वीडियो दिखा दिया या वीडियो की चर्चा कर दी तो उनका बीजेपी में स्वागत कर लिया गया, बीजेपी ने उनको मंत्री बना दिया। ये बिल्कुल अलग चीज है और इसको वैसे नहीं देखा जाना चाहिए। और अगर माने जो भारत का संविधान है या भारत का लोकतंत्र है या भारत में जो सिस्टम चल रहा था उसमें ऐसा नहीं है कि पक्ष और विपक्ष दो ही होगा। यहाँ पहले से भी कांग्रेस थे, पहले से भी समाजवादी पार्टी थी, पहले से भी मध्यमार्गी दल थे, वामपंथी भी थे, दक्षिणपंथी भी थे, सब थे पहले से। और पहले भी ऐसा लड़ा था 3-4, मैंने हम लोग हमेशा कहते थे कि त्रिकोणीय मुकाबला है। 2014 के बाद त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होता है, पहले चौकोनीय मुकाबला भी होता था और 4 लोगों में 4 दल या 4 लोग 4 उम्मीदवार चुनाव लड़े होते थे और पता नहीं होता था कि कौन जीत जाएगा, और जिसकी उम्मीद नहीं की जाती थी वो जीतता था, जैसा अभी तमिलनाडु में हुआ। लेकिन हिंदी पट्टी में अब ये नहीं होता है। हिंदी पट्टी में होता है कि बीजेपी को हराना है तो बाकी सबको एक साथ आना पड़ेगा। क्यों? बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करती है। तो जाहिर है अगर ममता बनर्जी ने वैसा नहीं किया तो उनको लग रहा था कि नहीं बीजेपी सामान्य ढंग से चुनाव लड़ेगी तो हम अलग और कांग्रेस अलग में रह के भी बीजेपी हार सकती है। लेकिन जब बीजेपी चुनाव आयोग को अपने साथ मिला ले, ईडी सीबीआई को मिला ले, तो ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है कि नहीं हम अगर उनके साथ नहीं मिलेंगे तो हम हार जाएंगे, हारते रहेंगे या उनको भी आगे दिक्कत होगी। माने केजरीवाल का मामला साफ है, राहुल गांधी का मामला साफ है। तो इसलिए अगर उनको अब समझ में आ रहा है या अब वो उसको स्वीकार कर रही है तो ये थोड़ा ही सा अंतर है। मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये अहंकार अगर है, माने जाहिर अहंकार ही मानना पड़ेगा या अहंकार ही कहना पड़ेगा, अगर है भी तो सामान्य मानवीय स्वभाव है, ये कोई खास बात नहीं है। और अहंकार की बात करें तो मोदी जी के अहंकार को देखना ज्यादा जरूरी है, जो वो अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर रहे हैं या कुछ भी किए जा रहे हैं। चलिए सर, फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं, फिर बात करेंगे जैसे ही और कुछ जानकारी मिलेगी। आपने हमें समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।